गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है गति का समीकरण, गति का समीकरण ग्राफ विधि से है ना। गति के समीकरण मैथमेटिकल मेथड बता दिया है। आज बताएंगे गति के समीकरण ग्राफ विधि से। यदि आप इस चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पूरा एक समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी पूरी बात समझ में आ पाएगी। तो गति का समीकरण ग्राफ विधि द्वारा, गति के समीकरण की स्थापना ग्राफ विधि से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सभी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो टॉपिक है ग्राफ विधि द्वारा, ग्राफ विधि द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना, स्थापना ग्राफ विधि द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना, ठीक है ना। ग्राफ विधि द्वारा, ग्राफी विधि द्वारा, ठीक है। ग्राफ विधि द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना, ग्राफ विधि या ग्राफी विधि लिखा रहेगा, ठीक है ना, ग्राफी विधि। तो इसके लिए ये बता दें, जो आप लोग ए बराबर tan थीटा बताए थे एक दिन, ए बराबर tan थीटा कैसे लाते हैं एक समान त्वरण में, एक तो बी बराबर tan थीटा बताए थे, एक ए बराबर tan थीटा बोल दिए थे कि ऐसा प्रूव हो जाएगा। तो ए बराबर tan थीटा जैसे प्रूव किए थे उसी को लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले एक चित्र बनाते हैं, देखिएगा। ये है, ये समय इसमें लिया गया है, बनाते नहीं चलिए साथ साथ। ये है समय और इस साइड में हम ले रहे हैं वेग। क्या ले रहे हैं? वेग। इधर वेग दिया गया है, इधर समय दिया गया है। मान लीजिए इस प्रकार का ये है, ये रहा t1, ये रहा t2। t1 समय पर वेग जो है वो v1 है और t2 समय पर जो वेग है वो क्या है? v2। यहाँ a ले लेते हैं, यहाँ b ले लेते हैं, यहाँ b डैश ले लेते हैं, यहाँ a डैश, और इसको ऐसे ज्वाइन करा दिए, ये c है, ये लिख देते हैं थीटा। ये डायग्राम पहले बना रहा हूँ, बहुत जल्दी। एक एक्सिस पर समय को लिया है, एक एक्सिस पर हमने वेग को लिया है। अब वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा है एक समान त्वरण में, एक समान त्वरण में वेग और समय के बीच ग्राफ है। हो गया? देखिए यहाँ पर ये बता दें, जितना तो जानते हो, जरूरत पड़ने पर T2 माइनस T1 करेंगे तो AB होगा, T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या होगा? अब V2 माइनस V1 करेंगे तो B डैश C होगा। ये सब कुछ समझना है तो पीछे स्टार्ट से, यदि आप सीरियल से समझेंगे तब कुछ समझ में आएगा, और यदि आप पीछे कुछ नहीं जानते, इसको पढ़ेंगे तो एक भी समझ में नहीं आएगा, केवल पिक्चर जैसे देख सकते हो बस, है ना। लेकिन इसके समझने के लिए आपको पीछे का भी सीरियल से पढ़ना होगा। पीछे लेक्चर में सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ देखिए, मान लिया किसी गतिमान वस्तु का t1 समय पर वेग v1। मान लिया किसी गतिमान वस्तु का t1 समय पर वेग v1 व t2 समय पर वेग v2 है। तो हम जानते हैं एक समान त्वरित गति में त्वरण बराबर वेग समय ग्राफ का ढाल। एक समान त्वरित गति में, हम जानते हैं एक समान त्वरित गति में त्वरण बराबर होता है वेग समय ग्राफ का ढाल। तो ए बराबर होता है tan थीटा, ए बराबर tan थीटा।
त्वरण बराबर वेग समय ग्राफ का ढाल। जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन समय का ढाल, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल, है ना, v बराबर tan थीटा। वैसे एक बराबर tan थीटा नहीं 60 को बता दिए थे, a बराबर tan थीटा था। a बराबर tan थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल है इसमें ये क्या होगा, लंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आधार। बताओ a डैश CB डैश में tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b डैश C बटे a डैश C हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर tan थीटा की जगह क्या लिख दें, b डैश C बटे a डैश C। कोई दिक्कत, ये लंब बटे आधार। फिर आगे बढ़ते हैं, b डैश C को लिखा जा सकता है v2 माइनस v1। देखिए b डैश C को क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये v2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है v1 है। बात को समझिए, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक v1 और यहाँ से यहाँ तक v2। तो v2 में v1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो b डैश C के बदले में क्या लिख दिए, v2 माइनस v1। ऐसे ही ये T2 माइनस AB के जगह क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 और A डैश C के जगह पर भी T2 माइनस T1। ग्राफ से समझना है, यही लगता है कैसे आ जाता है। अरे ये दूरी V2 है, ये V1 है, तो V2 माइनस V1 बराबर B डैश C, और ये है T2, ये है T1, तो T2 माइनस T1 बराबर AB, और ये A डैश C और AB बराबर है। A डैश C को AB, हाँ तो AB को बराबर A डैश C है, तो इसीलिए तो A डैश C लिखा हमने। मान लो हाँ दिक्कत है तो A डैश C को आप AB लिख दो, फिर ये करो, वही बात ना हुई। यहाँ पर ये बता दें कि A डैश C और AB दोनों क्या है, बराबर है, जिसको T2 माइनस V1 लिखा गया है ना। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बराबर A और ये T2 माइनस V1। माना T1 बराबर 0 पर V1 बराबर U और T2 बराबर T पर V2 बराबर T। यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि जब T1 को 0 ले लिया जाए, यहाँ क्या बोल रहे हैं, T1 को 0 ले लिया जाए तो V1 को क्या लिख देंगे, और जब T2 को T ले लेंगे तो V2 को क्या लिख देंगे, तो लिख दो, ठीक है। जब हम T1 को 0 कहेंगे तो V1 को क्या कहेंगे, और जब T2 को T कहेंगे तो V2 को क्या कहेंगे। अब तो इन्हीं मानों को यहाँ पर रख दिया जाए समीकरण में। सर ये आएगा कैसे, T1 बराबर 0 लिया तो प्रारंभिक वेग को U लिख दो। जब आप T1 को 0 बोल रहे हो तो प्रारंभिक वेग को क्या बोल दो, U, और जब T2 को T बोल रहे तो उस समय अंतिम वेग को क्या बोल दो, V। तो यही अब क्या हो जाएगा, तो लिखो आगे। माना T1 बराबर 0 पर V1 बराबर U और T2 बराबर T पर V2 बराबर V। तो समीकरण 1 से V माइनस U बराबर A T माइनस G। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा देती है। हमने T1 के जगह 0 लिखा तो V1 के जगह U लिख दिया, T2 के जगह T लिखा तो V2 के जगह पर V लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, V माइनस U बराबर AT। तो V बराबर U प्लस AT। स्पीड थोड़ा बढ़ाइए। हो गया, इसके बाद ये तो ये हो गया, यही गति का प्रथम समीकरण है। ये गति का क्या हो गया,
प्रथम समीकरण। ठीक, अब द्वितीय समीकरण की बात करेंगे। द्वितीय समीकरण अभी जो हमने सिद्ध किया वो कौन आज सिद्ध हुआ? प्रथम समीकरण। अब द्वितीय समीकरण के लिए देखो, द्वितीय समीकरण के लिए आप लोगों को बता दें, एक हमने बताया था कि विस्थापन बराबर होता है क्षेत्रफल। विस्थापन बराबर क्या होता है? यानी आप लिखेंगे यहां से विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। वेग समय ग्राफ यानी ये वाला, और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल यानी ये। विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। ठीक है ना? T1 व T2 के बीच, T1 व T2 के बीच घिरा क्षेत्रफल लेना है। विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। अब बताओ, बताना ये क्षेत्रफल है, तो इसके लिए हम एक ए बी सी ए डैश ले ले, आयत ए बी सी ए डैश ले ले आयत, अब ए डैश सी बी डैश ले ले त्रिभुज, और दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दे तो ये पूरे तल कहलाएगा। ठीक है ना? तो यस बराबर आयत ए बी सी ए डैश का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डैश सी बी डैश का क्षेत्रफल है, ऐसा कि नहीं? आयत ए बी सी ए डैश का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डैश। अब यहाँ विस्थापन है, क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे प्लस त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे क्या? आधार गुणे ऊंचाई। विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आयत ए बी सी ए डैश का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डैश सी बी डैश का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई ए डैश है और चौड़ाई कौन है? ए बी, और इसमें आधार क्या है? ए डैश सी है और ऊंचाई क्या है? बी डैश सी। साथ में चलिए त्रिभुज देखते भी चलिए। आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो वही तो लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब ए डैश का मान कितना होगा? देखो ए डैश का मान जो है V1 होगा। देखो तो डायग्राम में ए डैश का मान कितना है? तो यहाँ लिखे देते हैं V1 गुणे ए बी का मान क्या लिखेंगे? T2 माइनस T1 लिखेंगे कि नहीं? यदि ये नहीं समझते तो कल वाला फिर परसों में बताया तो वो भी दिक्कत है। T2 माइनस T1 को क्या लिखेंगे? ए बी के जरिए। अब एक बार ए डैश सी का मान भी वही होगा T2 माइनस T1, अब बी डैश सी का मान होगा B2 माइनस बी डैश सी। देखो तो ठीक है ना? लिखो जल्दी जल्दी थोड़ा लिखना शुरू करिए। ये समीकरण नंबर 1। किंतु अभी देखे कि ए बराबर होता है B2 माइनस B1 अपान T2 माइनस T1। ए बराबर V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1। ऐसे त्रिज्या गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 बराबर क्या? A T2 माइनस T1 हो जाएगा।
यहाँ पर ए डैश का मान V1 हुआ, यहाँ से AB का मान T2 माइनस T1, ये A डैश C का मान भी वही T2 माइनस T1, B डैश C का V2 माइनस V1। अब यहाँ ये तिर्यक गुण, इससे हम ये जान चुके हैं कि A बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल ये होते हैं। तिर्यक गुणा कर दिए, तिर्यक गुणा कर दिए तो V2 माइनस V1 और ये आ गया। अब बताना ये V2 माइनस V1 का मान यहाँ रख दे। यहाँ V2 माइनस V1 है, इस मान को ले जाके यहाँ पर इसको ले जाके रखो, वही करना है। अब इस मान को समीकरण 1 में रखने पर रखना है, देखना रखेंगे तो क्या आएगा। रख देते हैं तो यश बराबर यहाँ पर V1 T2 माइनस T1 प्लस 1/2 T2 माइनस T1 और ये A T2 माइनस T1। देखो क्या किया हमने, इस वाले मान को यहाँ पर रख दिया। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर रखे तो ये आ गया। अब बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ पहुंच गए यहाँ तक, वहां जल्दी लिखिए। बताओ यहाँ T2 माइनस T1 दो बार है, T2 माइनस T1 दो बार है तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर हो जाए कि नहीं। T2 माइनस T1 दो बार है तो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो आगे लाएंगे V1 ये T2 माइनस T1 प्लस 1/2 ए पहले लिख दिए और ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर जैसे उसमें किए थे उस वाले का याद होगा, उसमें हमने क्या किया था, वही माना T1 बराबर 0 पर V1 बराबर U और T2 बराबर T पर V2 बराबर V। अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, V1 के जगह पर T2 के जगह पर T1 के जगह पर, बस यही तो करना है। अरे इसके पहले वाले में यही ना किया हमने, तो क्या हो जाएगा, यस बराबर U T माइनस 0 प्लस 1/2 T माइनस 0 का स्क्वायर। तो यस बराबर U T प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही गति का द्वितीय समीकरण है, यही गति का द्वितीय समीकरण है। आ गया, ठीक है। यही गति का द्वितीय समीकरण। अब ये बता दे कि जैसे आप गति का द्वितीय समीकरण लाते समय आपने क्या किया है, आपने ये लगाया ये विस्थापन बराबर क्षेत्रफल। हो गया। गति का द्वितीय समीकरण लाने के लिए आपने विस्थापन बराबर क्षेत्रफल लगाया और क्षेत्रफल के समय आपने आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल किया, तो आ गया गति का द्वितीय समीकरण। अब आप लोग मुझे बता दें, तृतीय समीकरण लाना है तो भी आप विस्थापन बराबर क्षेत्रफल लीजिए, लेकिन यहाँ पर जो आपने आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस किया था, अब की बार डायरेक्ट इसको एक समलंब चतुर्भुज मान के बता दीजिए।
जब आपने आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल करके लगाया तो कौन सा समीकरण सिद्ध हुआ? द्वितीय समीकरण। और अब हम डायरेक्ट विस्थापन बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। कौन सा? समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा देंगे तो आ जाएगा तृतीय समीकरण। लेकिन ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि द्वितीय समीकरण लाने के लिए हमको आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल करना पड़ेगा, और तृतीय समीकरण लाने के लिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो आप तृतीय समीकरण की बात करते हैं। देखिए तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण चित्र सबका वही है, ठीक है ना? हमने प्रथम का भी कर दिया, द्वितीय का भी कर दिया, तृतीय की बारी है। तो इसमें भी लिख दीजिए हम जानते हैं विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल T1 T2 के बीच, ठीक है ना? वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल तो विस्थापन बराबर। तो यहाँ लिखे देते हैं समलंब चतुर्भुज ए बी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। क्या लिख दिया? समलंब चतुर्भुज ए बी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। उसमें क्या किया था? आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिया था। नहीं पढ़, कोई दिक्कत है? सर ये समय ग्राफ और है ये। हाँ, और वेग समय ग्राफ और समय अक्ष और है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज ए बी डैश ए डैश का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन है? ए डैश प्लस बी डैश, ऊंचाई ए डैश सी है। देखिए ये समलंब चतुर्भुज है। हो सकता है उधर ना समझ में आता तो समलंब चतुर्भुज ये बना है, ऐसा बना है, ऐसा दिखाते हैं आप लोगों को। ये ए है, ये ए डैश है, और ये बी है, ये बी डैश है, और ये ऐसे है, ठीक है? इसमें भी समझ में ना आता होता, इसी को हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे। तो देखना ऐसे बन जाएगा। ये रहा, ये ए डैश, बी डैश, और ये सी। अब तो समझ में आ गया। ये है समलंब चतुर्भुज। तो ये और ये भुजाएं क्या होंगी? समांतर। तो हमने समांतर भुजाओं का योग किया। देखो वही वाला ये इस प्रकार बना दिए। ये समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं कौन कौन है? ए डैश और बी डैश। तो ये लिख तो दिए ए डैश प्लस बी डैश। ऊंचाई क्या है? ए डैश सी लिखा तो, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/2 ए डैश का मान क्या होगा? V1। ए डैश कितना है बताओ? ए डैश तक की दूरी कितनी है? V1। और बी डैश तक की दूरी कितनी है? V2, ठीक है ना? और ए डैश सी की क्या होगी? T2 माइनस T1, ठीक है ना? T2 माइनस T1 ए भी है, ए डैश सी भी है। ये S बराबर समीकरण नंबर 1। यानी हमने आप उनसे कहा कि द्वितीय समीकरण लाना है तब भी विस्थापन बराबर क्षेत्रफल लेना है, तृतीय समीकरण लाना है तब भी विस्थापन बराबर क्षेत्रफल लेना है।
लेकिन द्वितीय समीकरण के समय आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है और इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेना है। और ये बात आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, समझ में आने के बाद भी याद रखना है, तभी आ पाएगा। ठीक है ना? चित्र भी याद रखना पड़ेगा। चित्र तो हर बार वही रहेगा, किंतु a बराबर v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। तो इससे यदि हम t1 बटे t2 माइनस t1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, v2 माइनस v1 अपान a हो जाएगा कि नहीं। आखिर a बराबर v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1 है, होते हैं। तो इसको इधर कर दिए, इधर कर दिए, इसको उधर कर दिए, तो t2 माइनस t1 का मान कितना, v1 का मान लाए थे। तो वहां आपको v2 माइनस v1 की मान की जरूरत थी, वहां आवाज किसकी जरूरत है, तो वही रखें क्या उस वाले में। उस बार बिल्कुल आपने ठीक कहा, उस बार आपने v2 माइनस v1 लाया था, तो हमको उस बार v2 माइनस v1 की जरूरत थी। अब आपकी बार किसकी जरूरत है, t2 माइनस t1 की। तो t2 माइनस t1 की वैल्यू ला के यहाँ रखेंगे। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दो, क्या आ जाएगा, यस बराबर 1/2। थोड़ा सा और बात सुनिए, ये v1 प्लस v2 लिखा है, क्या हम v2 प्लस v1 लिख सकते हैं, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, तो लिखे देते लीजिए v2 प्लस v1 था, v1 प्लस v2 पर लिख दिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब t2 माइनस t1 का मान कितना है, सर यही भी नहीं होता तो नहीं करते ना, हैं माइनस नहीं होता तो ना करते। अब बताओ t2 माइनस t1 की जगह v2 माइनस v1 अपान a लिख दिए। जानते हैं इसको क्यों किए थे, ताकि ये a प्लस b a माइनस b बन जाए। a प्लस b a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस b हो, एक ब्रैकेट में a माइनस b हो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा यस बराबर 1/2a। एक को यहाँ लिख दिए, लिख सकते हैं ना, और ये v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b है तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2as बराबर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। फिर अब क्या करेंगे, माना t1 बराबर 0 पर v1 बराबर u और t2 बराबर t पर v2 बराबर v। तो समीकरण 2 से ये हर बार मानना पड़ रहा है, t1 बराबर 0 पर v1 बराबर u, t2 बराबर t पर v2 बराबर v। समीकरण 2 से 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2as प्लस u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। इसको माइनस u स्क्वायर इधर ला दिया, अब ऐसे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये रहा। ये इसका यही गति का तृतीय समीकरण है, यही गति का तृतीय समीकरण है। ठीक, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तृतीय समीकरण हो गया। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, ऑल ओवर आपने ये देखा कि जब प्रथम समीकरण लाना हुआ तो a बराबर tan थीटा से स्टार्ट किया। प्रथम समीकरण लाने के लिए a बराबर tan थीटा से स्टार्ट किया कि त्वरण बराबर होता है ढाल या प्रवणता। ठीक है ना, ढाल जिसको बोला गया था a बराबर tan थीटा, वही ढाल या प्रवणता बोल सकते हो। ठीक है। और दूसरे समीकरण के लिए विस्थापन बराबर क्षेत्रफल आए, लेकिन क्षेत्रफल में आए तो त्रिभुज का मिला करके। और तृतीय समीकरण के लिए क्या किया गया, विस्थापन बराबर डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
और ये आपको हर बार ये T1 बराबर 0 पर V1 बराबर U, T2 बराबर T पर V2 बराबर V मान के चलना ही पड़ेगा, तब आपके तीनों गति के समीकरण सिद्ध हो गए। ठीक है ना, आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।